वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स के बारे में। जो भी 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में मेंशन है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ट्रिक के थ्रू जो है वो इनको लर्न करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये पेपर का। और इस बार भी अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल को लेकर जो है वो यूपीएससी सीएसई 2024 में जो है वो मतलब जो आपका यूपीएससी का पेपर होता है उसमें 2024 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन रखा है 8th शेड्यूल से, और वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन का बेस भी हम जो पूरा प्रिपेयर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शेड्यूल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक रहता है कि शेड्यूल होते क्या हैं, कहाँ से आए, क्या बेस रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें याद रखना है कि शेड्यूल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। शेड्यूल क्या है? हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटीग्रल पार्ट है। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि शेड्यूल जो है वो एक तरह से जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा काम ईजी करते हैं। जब भी हमें ऐसा होता है कि हमें संविधान को पूरा पढ़ना है, तो देन अभी क्या होता है, हर बार हम संविधान को पूरा नहीं पढ़ सकते, तो संविधान के लिए जो है वो शेड्यूल एक लिस्ट का काम करते हैं। मतलब कुछ एक प्रोविजंस जो आपको लिस्ट वाइज मिल जाएंगे कि अच्छा, इस लिस्ट में जो है वो आपका जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है, इस लिस्ट में जो आपका ट्राइबल से रिलेटेड है, कुछ ऐसा कंसेप्ट जो है वो हमें शेड्यूल से मिलता है। एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं तो 8th शेड्यूल, जिसमें जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। तो डायरेक्ट आर्टिकल तक ना जाने से, मतलब आर्टिकल को पढ़ने से बेहतर है कि आप शेड्यूल पे पढ़ो, और शेड्यूल से ही क्लियर हो जाएगा कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, क्या कंसेप्ट है। तो इस तरह से शेड्यूल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। और टोटल जो है वो 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 8 थे, यानी कि यहाँ पर ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि 8 से जब 12 हुए तो पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अमेंडमेंट पॉसिबल है। अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर की जाती है। और सिग्निफिकेंस की फॉर्म में अगर हम बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस रहता है, तो एज एन रेफरेंस जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं शेड्यूल्स को। मतलब शेड्यूल्स जो है वो एज एन रेफरेंस हमारे लिए काम करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये हमारे लिए ईजी कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमें संविधान को समझना है तो देन उस केस में जो है वो हमारे लिए कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो ईजी हो जाता है अगर हम शेड्यूल्स को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स यही क्लियर रहता है कि जिससे इंडेक्स होता है तो इंडेक्स से ही हमें क्लियर होता है। देन उसके बाद शेड्यूल को कभी कंपेयर नहीं करना है हमें प्रेम्बल के साथ। देखो, प्रेम्बल जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, और प्रेम्बल जो है वो पूरी प्रीफेस बताता है कि हमारे संविधान में एक्चुअल में है क्या, हमारे संविधान का नेचर क्या है, वो प्रेम्बल जो है वो बताता है। और प्रेम्बल भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और प्रेम्बल भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है। और जो प्रेम्बल है उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जो है वो लिंक किया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन शेड्यूल्स में हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल समझना है, क्योंकि देखो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक लिंक करता है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है। तो जहाँ पर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं वहाँ आपको शेड्यूल में याद रखना है कि शेड्यूल में सारे के सारे जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें आपका जो वो पूरी की पूरी लिस्ट है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की। और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो टोटल अगर हम देखें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़। तो ध्यान में रखना। और आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है जिनके पास जो है वो अपना जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितने यूनियन टेरिटरीज़ के पास है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। तो सेकंड शेड्यूल को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान में रखना कि 2 नंबर में ना सारा पैसा होता है। तो जो सेकंड शेड्यूल है यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो जनरली याद रखना कि यहाँ पर पैसे से रिलेटेड बात की जा रही है। 2 नंबर में सारा पैसा। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से आपके ये आउटलाइन करता है, मतलब इस शेड्यूल में जो है वो आउटलाइन किया गया है कौन कौन से प्रोविजंस को। अगर हम बात करें तो अमूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, या फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लोकसभा, प्लस साथ में जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सीएजी, इन सभी के लिए जो आपके यहाँ पर जो आपको अलाउंसेस वगैरह है, प्रिविलेजेस है, वो आपकी शेड्यूल 2 में आती है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑफिस की हमने बात की, लाइक अगर हम बात करें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सभी के जो अलाउंसेस है, इन सभी से रिलेटेड जो पैसा है उसकी बात जो है वो शेड्यूल 2 में कर रखी है। ध्यान में रखना। और पैसे से सिंपल याद रह जाएगा। देन उसका शेड्यूल 3, अभी पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद ओथ होगी। ठीक है, अभी क्लियर होगा कि भाई अब पैसा मिल गया, अब शपथ लो, अब सही से काम करोगे। तो ओथ और अफर्मेशंस जितने भी रहते हैं आपके मिनिस्टर्स के, एमएलए के, एमपीज़ के, एमपी हो गए आपके, एमएलए हो गए, इन सभी के जो ओथ एंड अफर्मेशन रहते हैं वो सभी के सभी जो आपका शेड्यूल 3 में आते हैं कि पैसा मिल गया, अभी काम करना शुरू करो। यानी कि काम करने के लिए पहले ली जाएगी शपथ। ये क्लियर ध्यान में रखना।
देन उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो आपको याद रखना है शेड्यूल 4 में, अभी क्या है, इन लोगों ने कहा कि ठीक है आपने हमें पैसा दिया, हमें ओथ भी करवा दी, लेकिन भाई हमें स्पेशल सीट्स भी चाहिए। तो फिर राज्यसभा के लिए जो सीट्स अलोकेट होती है, ठीक है, एमपीज़ में अगर हम बात करें राज्यसभा के लिए जो सीट्स रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेगी, वो जो है वो 4th शेड्यूल में आता है। तो याद रखना राज्यसभा के लिए जो सीट्स होगी वो 4th शेड्यूल में होगी। देन उसका 5th में अगर हम बात करें तो यहाँ से अब हमारा काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 5th में हमें याद रखना है कि ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड मतलब ट्राइबल एरिया से लिंक करता है। ट्राइबल में यहाँ पर बात की जा रही है शेड्यूल एरियाज़ की, ठीक है, याद रखना शेड्यूल ट्राइब से लिंक करता है। और यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि जो आपका शेड्यूल एरियाज़ है और जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ है शेड्यूल ट्राइब से, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से जो आर्टिकल जो शेड्यूल लिंक करता है दैट इज़ 5th शेड्यूल। और यूपीएससी में मल्टीपल टाइम 5th शेड्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो 10 स्टेट्स टोटल इंक्लूड होती है, इसमें जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होंगे। तो याद रखना 10 स्टेट्स में जो है वो आपका शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स इंक्लूड हो रही है। और यहाँ पर हर उसमें जो ट्राइबल रीजन होगा, ये शेड्यूल एरिया होगा, वहाँ पर जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी। और इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होंगे। इनके अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं। और इनका जो मेन काम होता है कि कोई भी कानून जो है वो ट्राइबल एरिया में अगर इम्प्लीमेंट होना है तो देन सबसे पहले क्या होता है कि ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उसको चेक करती है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में कोई भी कानून जो है वो सीधा डायरेक्ट नहीं लगता, वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस जो है वो ट्राइबल रीजन्स को दी गई है। देन उसका 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6th शेड्यूल में जो है वो आपकी जो है वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स इंक्लूड होती है। ध्यान रखना, असम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर जो 6th शेड्यूल में इंक्लूड होती है। और यहाँ पर बात की गई है ट्राइबल एरिया की। यहाँ पर किसकी बात की गई है, ट्राइबल एरिया की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान में रखना, ट्राइबल एरिया के रिगार्डिंग। और 4 स्टेट्स है। अब यहाँ पर ट्राइबल एरिया में यहाँ जो काउंसिल होगी उसको कहते हैं ऑटोनोमस काउंसिल। ये जो ऑटोनोमस काउंसिल होगी इसमें होते हैं 30 मेंबर। और इन 30 मेंबर में अगर हम बात करें तो 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, और 4 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। अभी ट्राइबल एरिया में अगर कोई कानून अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, तो देन सबसे पहले क्या होगा कि ऑटोनोमस काउंसिल चेक करेगी कि कानून को लगाना है या नहीं लगाना है, या मॉडिफिकेशन कर रही है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट जो है वो ट्राइबल एरिया में या शेड्यूल एरिया में नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देन 7th की अगर हम बात करें, 7th शेड्यूल, तो यहाँ पर जो है वो आपका यूनियन लिस्ट के बारे में बात की गई है। यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो शेड्यूल है, एक तरह से फेडरल नेचर को बताता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और अप्लाई होता है कि अगर आपको इस शेड्यूल को अमेंड करना है तो देन आपको जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ तो जाना पड़ेगा, प्लस आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो जो स्टेट्स की रेटिफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आता है वो आता है आपका जो है वो 7th शेड्यूल के साथ। यहाँ पर 3 जो है वो लिस्ट आती है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड आती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट्स डिवाइड है, पावर डिवीजन है, फेडरल स्ट्रक्चर को ये प्रमोट करता है। और इसमें बताया गया है कि कौन सा किसके सब्जेक्ट में आ रहा है। प्लस हमें जो ध्यान में रखना है वो कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो नेशन वाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो ये जो है वो आपका यूनियन लिस्ट में होगा। स्टेट में अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ठीक है, हेल्थ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट आता है, यानी कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पुलिस जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन रिजर्व फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी डिफेंस के अंडर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। देन उसके बाद इन दोनों के बाद यहाँ पे कुछ जो प्रोविजंस है वो आपका जो है वो कंकरेंट लिस्ट में भी होंगे, यानी कि दोनों के केस में यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी पावर रिलेटेड टू द प्रोविजंस कि उनके लिए कानून बनाए। तो देखो यहाँ पे जो है वो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज़ फर्स्ट हो गया एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो आपका जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। उसके बाद मैरिजेस भी जो है वो आपका जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब इन दोनों केसेस में जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों जो है वो कानून बना सकती है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो अगर ऐसा ज़रूरी लगता है कि सेंटर का लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है तो सेंटर का इम्प्लीमेंट होगा, वरना स्टेट भी अपना इम्प्लीमेंट कर सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो उन केसेस में उनको कहा जाता है रेसिडुअल सब्जेक्ट्स। जो ये रेसिडुअल सब्जेक्ट्स होते हैं इनके केसेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही जो है वो कानून बनाता है, सिर्फ सेंटर ही जो है वो कानून यहाँ पर बनाएगा, और सेंटर यानी कि पार्लियामेंट ही जो है वो कानून बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई इंटरनेशनल जो अगर कानून है
तो उस केस में लाइक मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, भारत ने उसको साइन किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, देन उस केस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो कानून बनाएगी। तो ये याद रखना यहाँ पर। देन उसका 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल में जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14 लैंग्वेजेस थी, देन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई और फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 22 जो है वो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड की गई तो याद रखना सिंधी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया था। तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है 21st जो हमारी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था ये 1967 में। तो याद रखना 1967 में 21st से जो है वो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहते हैं कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, देन उसका मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन को ऐड किया गया है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में जो है वो इनको ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को ऐड किया गया उसमें आता है बोडो, बोडो लैंग्वेज, या बोडोलैंड, और बोडोलैंड का इशू भी चल रहा है ये असम में, काफ़ी एक्टिव रहता है। देन उसका डोगरी, कश्मीर वाले रीजन में ज़्यादा फेमस है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। उसका मैथिली, ठीक है, और एक रहती है यहाँ पर संथली, ये वही संथल रेबेलियन वाला संथली लैंग्वेज, संथली जो है वो लैंग्वेज है। ये चारों को ऐड किया गया है 92nd अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर याद रखना 92nd अमेंडमेंट एक्ट, कौन से ईयर में, 2003 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ के साथ में आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस भी पढ़नी है कि टोटल क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है वो कितनी है, पहले कितनी थी, अभी प्रेजेंट टाइम पे कितनी हो गई है, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी कितनी है। तो देखो अभी 1967 में 21st अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 में, 1992 में ही से ही 92 को हमें लेकर जाना है, और नेक्स्ट अमेंडमेंट रहेगी 1992। अब 92 ये 2003 में हुई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इनको जो है वो ऐड किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहता है और क्वेश्चन बन रखा है इस बार, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें 9th शेड्यूल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल को जो वो पहली संविधान में जब अमेंडमेंट की गई थी 1951 में, तो तब जो है वो इसको ऐड किया गया था। और 9th शेड्यूल को एक तरह से यहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि मतलब इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है इसको ऐड करने का वो यही है कि जितने भी कानून, लॉ या फिर ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून या ऑर्डर लेकर आ रही है, उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये 9th शेड्यूल को लेकर आए। क्लियरली क्या मतलब रहता है यहाँ पर कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल के अंदर चल जाएगा तो देन उस केस में जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1973 तक ही जो है वो अप्लाइड है। 1973 के बाद के अगर कोई केसेस है तो फिर उस केस में जुडिशियल रिव्यू जो है वो ओपन है। देन उसके बाद 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो 1985 में आया और 52nd जो है वो अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें अगर हम बात करें जो हमें याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहा जाता है, ठीक है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, और एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड जो पावर है दैट इज़ बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर हो, तो इनके पास जो है वो पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू कि दल बदलू, कि अगर कोई पार्टी एक पार्टी से जीत कर आया और देन सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर या गवर्नमेंट में जाकर उसने पार्टी बदल दी, तो देन उस केस में जो है वो यहाँ पर क्या होता है 10th जो शेड्यूल है वो लगता है और एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोविजंस एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं MP और MLA से लिंक करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है कि अगर पार्टी मर्जर हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट ये डिफेक्शन के ग्राउंड पर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। देन उसके बाद 11th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 11th शेड्यूल में जो है वो आपका पंचायती राज आता है। पंचायती राज 11th शेड्यूल में, और 73rd जो है वो अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1992 में, जिसके थ्रू जो है वो आपका पंचायती राज को ऐड किया गया। और ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो लिंक करता है एक तरह से, अगर हम बात करें ऑलमोस्ट बहुत इजी तरीके से हमें समझना है तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उससे जो है वो ये लिंक करता है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से याद करेंगे। 11th शेड्यूल में यहाँ पर 29 सब्जेक्ट आते हैं जो कि लिंक करते हैं आपके पंचायती राज से। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, यहाँ पर हो गया सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर। लैंड इंप्रूवमेंट यहाँ पर जो इंक्लूड होता है, प्लस साथ में लैंड रिफॉर्म्स।
लैंड इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके 29 टोटल सब्जेक्ट जो कि आपकी 11th शेड्यूल में एडिड है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th शेड्यूल के बारे में, जो कि लास्ट शेड्यूल है। और 12th शेड्यूल में जो है अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बात की गई है और इसके रिगार्डिंग जो है वो 74th जो है वो अमेंडमेंट एक्ट है हमारे संविधान में 1992, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जिसकी हमने बात की कि विलेजेस लेवल पर होगा पहले, अभी वो अर्बन एरियाज़ में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है वो इसमें 18 सब्जेक्ट मैंशनड है और ये 18 सब्जेक्ट में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन उसके बाद अर्बन प्लानिंग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और रेगुलेशन ऑफ लैंड, रेगुलेशन ऑफ लैंड ये भी जो है वो आपका जो है वो इंक्लूड किया गया है 12th शेड्यूल में। तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।